में क्या सर आपकी आवाज कट के आ रही है बहुत ज्यादा। बात कर रही है? यस सर। अब नहीं अब नहीं कट रही। वो नेट नेट ना स्टेबल हो जाएगा। सर अब फिर कट रही है। ठीक है 2.4 अच्छा फिर कट। यस सर। अब ठीक है? नहीं सर कट के आ रही है आवाज। वो एक्चुअली आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट। ओके सर। अच्छा देखो 2.4 Q1 कूलाम्स ने ये कहा Q1 Q2 एट अ डिस्टेंस r के ऊपर सपोज रखे हुए हैं। ठीक है तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स कि यदि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल जो कि रेस्ट में है, यहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे हैं चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलाम्स फोर्स। तो कूलाम्स के अकॉर्डिंग और न्यूटन के अकॉर्डिंग अब ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इसे हम लिखते हैं F21 फोर्स ऑन टू। क्या मतलब हुआ? फोर्स ऑन टू। लिखना मत, ठीक है मैं टाइम दूंगा लिखने का। 2 due to 1। ठीक है और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ यदि ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये वाला चार्ज पार्टिकल भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन। ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ दोनों का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। ठीक है F12 इक्वल टू क्या आ जाएगा? F21 फोर्स ऑन 1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है और कूलाम्स का कहना था कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इन दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज रखा है उसके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच का जो रेडियल डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आप इस और मैं इसको F से रिप्रेजेंट करता हूं तो यदि आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे देन यू गेट अ कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन में R²। और ये जो K होगा आपका ये होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर? हाँ परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस मीन्स हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं इन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं रखा हुआ। मीन्स इनके बीच में क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका वैक्यूम है और कोई भी चीज नहीं है। मीन्स कोई अगर मीडियम रखा होता तो वो भी क्या करता? पार्टिसिपेट करता। बट हम यहाँ पर अभी क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज रखा हुआ नहीं है। तो उस टाइम पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ये फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर ये दोनों चार्ज पार्टिकल। ठीक है दूसरा बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लो यहाँ पर स्पेस में यहाँ पर फ्री वैक्यूम ना हो करके कुछ मटेरियल मीडियम होता, अगर कोई मीडियम होता तो कितना फोर्स लगता? तो जो फोर्स लगेगा वो पहले से कम लगेगा। यानी मैक्सिमम इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब आपका वैक्यूम होगा। बट अगर वैक्यूम नहीं है
अगर कोई यहाँ पे मीडियम है, मान लो यहाँ पे आपने पानी में इन दोनों चार्ज पार्टिकल को रख दिया, या फिर एयर में रख दिया, या फिर आपने इसके बीच में कोई दूसरा मीडियम रख दिया, तो होगा क्या, वो चार्ज पार्टिकल, वो ये जो चार्ज पार्टिकल है उन मीडियम के साथ, मीडियम के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके वजह से इस चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये जो चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आ रहा बात में, क्योंकि मीडियम पार्टिसिपेट करने जाएगा, मीडियम क्या करने जाएगा, पार्टिसिपेट करने जाएगा, क्योंकि मीडियम के जो के पार्टिकल्स के ऊपर भी ये फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, पहले के कंपेयर में कम हो जाएगा। तो लेट अस सपोज हमने कोई मीडियम रख दिया, एक चार्ज पार्टिकल placed into the medium, ठीक है। यहां पर K क्या है, यहां पर मैं K लिख रहा हूं, इसको K1 लिख रहा हूं, इसे कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, अभी हम कुछ देर बाद समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है किसी भी मीडियम का। फिलहाल समझो कि अगर आपने कोई मीडियम यहाँ पे रखा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, K1 होगा। ये K1 किसके बराबर होगा, जस्ट अभी फिलहाल समझने के लिए, K1 इक्वल टू क्या होगा आपका, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, आया बात में, ये हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। अब अगर आप यहां से देखो तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, K1 सॉरी परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू K1, करेक्ट। तो अगर आपने यहाँ पे कोई मीडियम रख दिया, तब इनके बीच में जो फोर्स होगा, जब मीडियम आपने प्लेस कर दिया, तो जो फोर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वजह क्या आएगा, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम इनटू में Q1 Q2 बाय R²। अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम क्या हो गया, 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R²। तो फोर्स ये देखो यहाँ से 1/K1 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R², ठीक है। तो ये क्या है, फोर्स है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, जब आपका क्या होगा, मीडियम वैक्यूम होगा, है ना, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होगा। तो फोर्स इन द मीडियम, जब मीडियम होगा, यहाँ पर कोई मीडियम रखा होगा, मींस एयर है या कुछ है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F नोट बाय K, वेयर फोर्स, ये F नोट का मतलब क्या है, फोर्स यहां पे लिख रहा हूं मैं, F नोट लिख रहा हूं इन फ्री एक्सेस, मतलब कि यदि आपने मीडियम रख दिया यहां पर कहीं पर बीच में, तो पहले के कंपेयर में फोर्स कम हो जाएगा। तो इस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और कूलाम फोर्स कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट का कूलाम उसने दिया था एक प्रिंसिपल। और दूसरी बात यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू जो है ये 9 इंटू 10⁹ होगा, ठीक है। दूसरा इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर, और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी वो होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। देखो ये मैं आपको बताता हूं क्या है, कूलाम्स का लॉ है, क्या है, लॉ है। लॉ का मतलब क्या होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं अवेलेबल है, ये फिजिकल नेचर में जो फिनोमेना दिखा, जो चीज महसूस किया गया, लोगों से ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू या एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये लॉ बताया है। अब इसका कोई मैथमेटिकल
प्रूफ नहीं है कि अगर आप उसका मैथमेटिकल प्रूफ निकालने की कोशिश करोगे कि ये ऐसा ही क्यों होता है, तो देयर इज नो मैथमेटिकल प्रूफ। जो डेली लाइफ में देखा गया, जो ऑब्जर्व किया गया, जो एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सारी वैल्यूज आई है। इसका कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट देखना है कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया है और कैसे ये निकाला गया वैल्यू, कर दूंगा, आप उसे देख सकते हो, बट उसका कोई भी रिलेवेंट यूज नहीं है। तो फिलहाल समझिए दो चार्ज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू कूलम्ब, दो चार्ज पार्टिकल कुछ डिस्टेंस में रखे हुए हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और ये जो फोर्स है मतलब इस चार्ज का इसके ऊपर कुछ प्रभाव होगा और इस चार्ज का इसके ऊपर प्रभाव होगा। फोर्स का मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट। इस वाले चार्ज का इफेक्ट इसके ऊपर, इस वाले चार्ज का इफेक्ट इसके ऊपर। यदि आपने मीडियम यहाँ पे प्लेस कर दिया तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस चार्ज का इफेक्ट इस चार्ज के ऊपर कम हो जाएगा, मींस फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट कूलम्ब लॉ। सिंपल, वेरी सिंपल। वो लिखो, पॉइंट चार्ज। दूसरा पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, is a conservative force. Electric force is a conservative force. Electric force is a conservative force. Now tell me what is the conservative force? What is the conservative force? जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता। Yes, exactly. कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसका वर्क, जिसकी वजह से जो वर्क होगा, जिसकी वजह से वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या होगा, जो लिखो टाइम में लिखो, लिखो उसमें पॉइंट लिखो, जिसको कि कुछ आप लोगों का नहीं हुआ ना वर्क एनर्जी, लिखो कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स due to which work is independent from the path. Work is independent from the path. Work is independent from the path. Or work in a cycle. Work in a cycle. Work in a cycle due to conservative force is zero. Is zero. Is zero. What does it mean? देखो इसको समझने की कोशिश करो। मतलब कि इस तरह से समझिए, ये दो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मान लो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ। ठीक है, अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट से, सपोज 1 पॉइंट से आप कहां पे लेकर के जाते हो, पॉइंट 2 पे लेकर के जाते हो, यहां पे लेकर के जाते हो, यहां से मैं यहां पे लेके गया हूं चार्ज पार्टिकल को, ये मान लो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो इस चार्ज को उठा करके मैं इस पॉइंट पे लेकर के गया हूं, तो मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा, देखो फोर्स कितना लग रहा होगा, F2 1 है ना, F2 1 इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मान लो डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, डेल्टा x। तो वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स क्या हो जाएगा, F21 वर्क डन ड्यू टू फोर्स, वो क्या होता है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो इस डायरेक्शन में फोर्स है, इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है आपका सेम डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, F21 इंटू डेल्टा x, दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, इसीलिए क्या हो गया F21। तो आप जब इस चार्ज पार्टिकल को उठा करके यहां से यहां लेकर के जाओगे तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, F21 इंटू डेल्टा x। वहीं पर अगर इस चार्ज पार्टिकल को वापस इस पॉइंट पे लेकर के आओ, 2 से 1, 2 से 1, ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट फोर्स तो इस पे लग रहा होगा इधर की तरफ, फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, फोर्स के
अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क कितना हो जाएगा? हाँ, वो कितना हो जाएगा? -F21 इंटू डेल्टा। ये मैं जो निकाल रहा हूँ वो सही नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ क्योंकि फोर्स वेरी करता है, बट फिलहाल समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ आप गए और वापस यहाँ से यहाँ आए, तो टोटल वर्क आप निकालोगे, टोटल वर्क, नेट वर्क। ये डेल्टा एक्स मत निकालो, लिखो dx लिखो ताकि थोड़ा सा सही रहे। dx मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में आप क्या कर रहे हो, चेंज ला रहे हो पूरी। तो नेटवर्क कितना आ जाएगा? नेटवर्क कितना आ जाएगा? नेटवर्क आ जाएगा आपका 0। मीन्स एक साइकिल हो गया कि नहीं हो गया? एक साइकिल में वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम 0। मीन्स ये जो फोर्स होगा F21 वो किस टाइप का फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। मीन्स F21 इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा इस तरह समझ सकते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को मैं 1 से 2 पे लेकर के जा रहा हूं, इस रास्ते से लेकर के जा रहा हूं, या हो सकता है मैं इस रास्ते से लेकर के जाऊं, या फिर हो सकता है मैं ऐसे करके लेकर के जाऊं। तो किसी भी रास्ते से लेकर के जाऊं, पाथ 1 से लेकर के जाऊं, या फिर पाथ 2 से लेकर के जाऊं, या पाथ 3 से लेकर के जाऊं, तो वर्क क्या आएगा? सब में सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों का सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी पाथ में सेम आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर आप इस पाथ से जाओगे तब भी ये डिस्प्लेसमेंट होगा, इस पाथ से जाओगे तब भी यही डिस्प्लेसमेंट होगा, और इस पाथ से जाओगे तब भी यही डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब वर्क डन जो है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया पाथ से, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द कंजर्वेटिव। तो 2 पॉइंट बोला मैंने आपको। पहला पॉइंट क्या बोला कि ये लगेगा, कूलॉम्स लॉ किसके लिए लगाना है? पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए। दूसरा फिर मैंने क्या बोला कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तीसरा पॉइंट, इट एक्ट रेडियली। लिखिए, इट एक्ट रेडियली, इट एक्ट रेडियली, इट एक्ट रेडियली, इट एक्ट रेडियली, इट एक्ट रेडियली। रेडियली का मतलब क्या है कि देखो, जैसे ये 2 चार्ज पार्टिकल है, इसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एक लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स होगा उसी लाइन के अलोंग लगेगा। आ रहा बात में? जैसे मान लो एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा होता, अब मैं चाहता इसके ऊपर फोर्स ये कितना लगाया है, तो कैसे निकालोगे? यू हैव टू फर्स्ट कनेक्ट दिस चार्ज बाय अ लाइन, ठीक है। पहले क्या करोगे? जो जिस भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर आपको फोर्स निकालना है, उस पार्टिकल को, आप उस चार्ज पार्टिकल को पहले लाइन से कनेक्ट करो, तो उस लाइन के अलावा क्या होगा? ये फोर्स लगेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। और अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, दोनों ही सेम नेचर के हुए, तो रिपेल करेंगे। बट हमेशा किसके अलाउंग लगेगा? एक लाइन के अलाउंग लगेगा जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होगा। तो इट इज अ रेडियल फोर्स, इट इज अ रेडियल फोर्स, करेक्ट। थर्ड, इट इज फोर्थ पॉइंट, its magnitude is very large as compared to gravitational force, as compared to gravitational force, okay। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि यदि मैं 1 और 2 की बात करता, ये अगर मान लो मैं कहता 1 कूलम्ब चार्ज है इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कितना कूलम्ब चार्ज है? 1 कूलम्ब चार्ज। इसका मास भी क्या है? 1 kg, और इसका मास भी कितना है? 1 kg। अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूं, तो याद होगा मैंने लॉ किसमें बताया? लॉ किसमें पढ़ा था? जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका? क्या था फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का? Gm1 m2 by r1 r का स्क्वायर। हाँ, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। वैल्यू पुट करो, 6.67 into 10⁻⁻11
इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, है ना। ये इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगा, 10⁻11 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स निकालूंगा तो कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K कितना है 9 इंटू 10⁻9, Q1 1, ये भी 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर। तो देखो ये 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन आ रहा है। ये वाला जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स आपने निकाला है, देखो बहुत ज्यादा है इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में मीन्स Fe इज वेरी वेरी लार्ज देन F। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कि अभी ये जो मैं लॉ बताया ये कूलॉम्स लॉ बताया है। तो यदि आपने थोड़ा आइंस्टाइन सुना होगा तो क्या था कि यदि आपके किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कंपेरेबल हो जाता है, लाइट कम हो जाता है, किसके कंपेयर हो जाता है, लाइट के स्पीड के कंपेयर हो जाता है, तो होगा क्या, मास है एनर्जी के अंदर होना स्टार्ट हो जाए, एनर्जी जो है अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, E इक्वल टू mc लिखा था ना, E इक्वल टू mc, और इसका मतलब क्या है, एनर्जी को मास के अंदर, और मास जो है एनर्जी। उल्टा कैसे हो गया? तो जैसे मैंने बताया कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था, एनर्जी जो है वो मास के अंदर कन्वर्ट, सुनो मेरी बात सुनो, एनर्जी जो है वो मास के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, पर कब, जब ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के स्पीड के कंपेरेबल होगा। मतलब अगर मान लो क्या नाम है, फरद को एक स्पेस क्राफ्ट में बिठा दिया, या फरद के पास कोई सुपर पावर आ गया और ये जो है लाइट के स्पीड से चलने लग गए, तो ये पूरा का पूरा एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, मींस एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मास। अब जब लाइक न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, ठीक है, कोई नहीं इसको न्यूक्लियस जब आप याद करो फ्यूजन और फ्यूजन आपने 12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है फ्यूजन में कि न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, मतलब टूटता है, एक न्यूक्लियस स्टेबल होता है, तो वो क्या करता है, दूसरे न्यूक्लियस के अंदर टूटना स्टार्ट होता है। जब टूटेगा तो अकॉर्डिंग टू व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। बट होता क्या है कि टूटने से पहले जो न्यूक्लियस का मास था और टूटने के बाद जो न्यूक्लियस का मास होगा वो डिफरेंट आता है, और साथ में एनर्जी निकलता है। तो उस टाइम पे ऐसे ने कहा कि मास गया तो गया कहां, तो मास एक्चुअली कन्वर्ट हो गया एनर्जी के अंदर, एनर्जी के अंदर, फ्यूजन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो मास कभी भी कंजर्व नहीं हो सकता, बट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, मास, अगर मास, दूसरा मैंने कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लाइट के स्पीड से कंपेरेबल हो गया, उस टाइम पर मास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी के अंदर। मींस मास किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। मास किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे।
बट चार्ज जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो लिखिए चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 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 but electric force and gravitational force is depend upon frame of reference, is depend upon frame of reference, frame of reference is depend upon frame of reference। तो कहोगे चार्ज तो सर मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट हो गया, पर फिर भी इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। देखो मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू K1 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। R है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। और आपको पता होना चाहिए कि जब आपका लाइट के स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, जब लाइट के स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो क्या चीजें चेंज आती है। टाइम, एक तो टाइम चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कि आप एक स्पेस क्राफ्ट में बैठे हो जिसकी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर है, तो उसमें बैठ करके जो आप टाइम ऑब्जर्व कर रहे होगे, कैलकुलेट कर रहे होगे, और मैं यहां बैठ करके जो टाइम को कैलकुलेट कर रहा हूँ ग्राउंड पे बैठ करके, तो वो डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। बताया भी था मैंने कि यदि अगर आप स्पेस क्राफ्ट में बैठ जाओ, एक साल आपके लिए 1 साल बीतेगा स्पेस क्राफ्ट में, बट जब आप लौट के आओगे तो मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, ठीक है, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, और इवन हो सकता है मैं मर चुका हूँ, ठीक है, ऐसा हो सकता है। भविष्य टाइम ट्रेवल वाला कंसेप्ट। सेम टू सेम लेंथ जो है वो भी क्या होता है, स्पीड के साथ रिड्यूस होता है। लेंथ जो है स्पीड के साथ रिड्यूस होता है। लेंथ भी आपका सेम नहीं रहेगा। मींस लेंथ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। तो आप देख सकते हो कूलम्ब फोर्स के अंदर आर स्क्वायर आ रहा है। आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। So it will be changed when your frame will be changed. That's why electric force is depend upon frame of reference. But अभी जो हम लोग 11th 12th में स्टडी करेंगे, 11th 12th में जो भी हम स्टडी करने वाले हैं, हम अभी आइंस्टाइन को टच भी नहीं करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा बहुत मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, बाकी उसका कोई भी जरूरत नहीं है। बट आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा चीज फ्रेम पे डिपेंड करता है, कौन सा चीज फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। करेक्ट। इसको ड्रॉ कर लो, ये जो बनाया मैंने डायग्राम यहाँ पर। ये फोन ही बेकार। नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। 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 ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, हटाऊं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए ये क्या है, मतलब इसी को, ये जो मैंने अभी मैग्नीट्यूड लिखा है, इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है। जैसे मान लो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, जहां से आप क्या कर रहे हो, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट, और ये हो गया आपका जेड कोऑर्डिनेट। ये एक जगह है जहां से आप क्या करने वाले हो, चीजों को ऑब्जर्व करने वाले। तो 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, Q1 और Q2, Q1 और Q2। ठीक है, Q1 और Q2। तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए वी रिक्वायर्ड अ वेक्टर। किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए वी रिक्वायर्ड अ वेक्टर, जिसका नाम था पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को लोकेट करना चाहता हूं, कि मैंने बोला कि इधर मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया, तो इस पॉइंट चार्ज को लोकेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फ्रेम। क्या चाहिए, फ्रेम। तो दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके पॉइंट को मुझे लोकेट करने के लिए हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया। ये बता रहा है R1, ये हो गया आपका R1 वेक्टर। ये पोजीशन बताया चार्ज 1 का। उसी तरह से पॉइंट 2 है, इसका पोजीशन
इस वेक्टर से ड्रॉ किया हमने, R2 वेक्टर, ठीक है, ओके। अब अगर इस पॉइंट को इससे इसको कनेक्ट कर दें तो वी गेट अनदर वेक्टर, ठीक है। तो देखो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, इसका हेड से टेल से मीट कर रहा है, इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ठीक है। तो ये 1 से 2 की तरफ है ना, 1 से 2 की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर 1 से 2 जा रहे हैं। तो R12 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, R2 वेक्टर, ठीक है। ये R12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है आपका, पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1, करेक्ट। यहां पर R12 वेक्टर। नाउ अब चूंकि आपको पता है कि ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज पार्टिकल वहां करेक्ट कर लेना, ठीक है, वो लास्ट वाले में करेक्ट कर लेना। ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो क्या होगा, F12 वेक्टर। मैंने वहां F21 लिखा है, वहां पे F12 कर देना, ठीक है, F21 कर देना, F12 वेक्टर। ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब ये जो फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में लगाएगा, R12 डायरेक्शन में लगाएगा। जो R12 का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा आपका, F12 का डायरेक्शन होगा। अच्छा, तो अगर मैं F21 वेक्टर देखूं तो F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा, K Q1 Q2 बाय R12, ये हो गया इसके बीच का डिस्टेंस, इसका स्क्वायर, ये बताया था, ये क्या था इसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ये क्या था आपका मैग्नीट्यूड हो गया इस फोर्स का, इस फोर्स का ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर, तो यहां पर मैंने एक यूनिट वेक्टर, अब यूनिट इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए आपका, R12 के डायरेक्शन में ही आपका ये दोनों फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहां पर R12 कैप, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, किस फोर्स का, इस फोर्स का, ठीक है, R12, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली। तो फोर्स ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब याद हो आपको तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, F12 है, सॉरी ये F1, हाँ क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू में लिख सकता हूं इसको, हाँ R12 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12, तो F12 क्या आ जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू में R12 वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब। उसी तरह से यदि आपको F21 निकालना होता है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू, है ना, F21, तो F21 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इंटू में R21 वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। इसका हम कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे, ये यूजलेस है, ये यूजलेस है, जो मैंने बताया ये यूजलेस है, बट पेपर के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर ये चीज पता होना चाहिए आपको, बाकी ये यूजलेस है।
equilateral triangle, at the corner of equilateral triangle. Find the net force. Find the net force acting on 2 microcoulomb and 3 microcoulomb and 3 microcoulomb, minus 2 microcoulomb and minus 3 microcoulomb. Very easy question. There are the 3 charges placed at the corner of equilateral triangle, placed at a corner of equilateral triangle. 1 microcoulomb, minus 2 microcoulomb and 3 microcoulomb. You have to calculate the net force on minus 2 microcoulomb and 3 microcoulomb. So how we can calculate? You have to use Coulomb law. Okay, तो मैं minus 2 microcoulomb पे निकाल रहा हूं, आप लोग 3 microcoulomb पे निकालना, ठीक है? तो ये एक चार्ज हो गया Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q3. ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. पहले इन दोनों को कनेक्ट किया लाइन से, और जो दोनों के नेचर है वो क्या है? अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. तो ये वाला इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो किधर की तरफ लगाएगा? इधर की तरफ. तो ये क्या हो गया? F फोर्स ऑन 2, है ना, F12. उसी तरह से ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. दोनों अपोजिट नेचर का है, तो फिर से क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा. तो F32, करेक्ट. ओके, तो 2 चार्ज हो गया, 2 चार्ज हो गया. ये इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये इसके ऊपर फोर्स लगाया. ये निकाल लो, क्या आएगा? K Q1 Q2 बाय, अच्छा ये डिस्टेंस है आपका 1 मीटर, डिस्टेंस है 1 मीटर अपॉन R स्क्वायर. तो K इज 9 into 10 the power 9. Q1 कितना रखा? 1 माइक्रोकुलम. 1 माइक्रोकुलम को मतलब 10 the power -6, और 2 माइक्रोकुलम 2 into 10 the power -6 अपॉन 1. ये आ जाएगा 18 into 10 the power -3 न्यूटन, करेक्ट. उसी तरह से हम क्या करेंगे? ये निकाल सकते हैं K Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर. 9 into 10 the power 9. देखो यहाँ पे मैं कोई भी साइन नहीं पुट कर रहा, प्लस माइनस कुछ नहीं पुट कर रहा, मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है. इंटू Q2 कितना दे रखा है यहाँ पर? 2 माइक्रोकुलम. 2 into 10 the power 6 into 3 into 10 the power -6, है ना, -6 डिवाइड बाय 1. तो 9 दिन 18, 18 तिया 36, 36 into 10 the power -3 न्यूटन, करेक्ट. अब इसके ऊपर ये वाला फोर्स पता चल गया, ये वाला फोर्स भी पता चल गया. इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री, है ना. तो नेट फोर्स निकालना है ना. क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है. तो बड़ा इजी है नेट फोर्स निकालना. कैसे निकालेंगे नेट फोर्स? नेट फोर्स जो निकलेगा F नेट इक्वल टू रूट ओवर इस वाले फोर्स का स्क्वायर, F12 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस 2F12 into F32 into cos एंगल बिटवीन दिस टू फोर्स. 2 वेक्टर्स है ना, 2 वेक्टर्स को ऐड करना, cos 60 डिग्री. दिस इज इक्वल टू रूट ओवर F12 कितना है यहाँ पर आपका? 18 इंटू वैल्यू पुट करना है, 18 into 10 the power -3 का होल स्क्वायर प्लस 36 into 10 the power -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 into 18 into
10⁻³ into 36 into 10⁻³ cos 60 डिग्री इज 1/2। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ओके, न्यूटन। डायरेक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट कर रहा है। तो कैसे फाइंड करें डायरेक्शन? क्या अभी ऐड कर सकते हैं इन दोनों को, क्योंकि दोनों का टेल मीट कर रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू शिफ्ट वन वेक्टर पैरेलली, ताकि एक का हेड दूसरे के टेल से मीट करे। बोला था ना वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने को वेक्टर नहीं आ रहा ठीक से, तो पैरेलली शिफ्ट कर दिया। तो अब इस वाले वेक्टर का हेड जो है उसके टेल से मीट कर रहा है, तो रिजल्टेंट किधर से किधर की तरफ होगा, एक के टेल से दूसरे के हेड की तरफ। तो ये आ गया आपका एफ नेट। ओके, और इसका डायरेक्शन कौन बताता है, ये एंगल फाई। तो फाई कैसे निकालोगे, tan फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, F32 साइन 60 डिग्री अपॉन F12 प्लस F32 कॉस 60 डिग्री। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, फाई निकाल लेंगे डायरेक्शन। तो ये फोर्स किस पे निकाला हमने, 2 माइक्रो कूलाम पे निकाला। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, 3 माइक्रो कूलाम पे भी निकाल सकते हैं। तो होमवर्क है, ठीक है, कि 3 माइक्रो कूलाम, मैं कल चेक करूंगा, कल बदतमीजी नहीं चलेगी, अब मैं डिलीट देखूंगा। तो 3 माइक्रो, और कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मैं टेस्ट नहीं चेक करूंगा जिसका लेट आया, दूसरा किसने चीटिंग की, मैं पूरे टेस्ट नहीं चेक करूंगा, रिजल्ट भी नहीं दूंगा। और ये सब बिल्कुल जैसे बोल रहा हूं वैसे करो। 3 माइक्रो कूलाम पे निकालना है, मतलब निकालना है, और ये पूरा सॉल्व करके बताना मुझे कितना आया। ठीक है, तो बाकी की कहानी हम रात में चालू करते हैं 9 बजे से। ठीक है, बाकी कहानी रात को